हेलो एवरीवन, खमा गणी राम राम। मैं मनोज कुमार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धाकड़ के एम एकेडमी की ओर से। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बेनाइंस। जी हाँ, कार्बेनाइंस। कार्बोकेटाइन हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है और आज का जो इंटरमीडिएट है, सेकंड इंटरमीडिएट, जिसका नाम क्या है, कार्बेनाइन। ओके, क्या है बच्चों? कार्बेनाइन। कार्बेनाइन। ओके, देखिए, जो CH3 माइनस, ये हमारा क्या, एक कार्बेनाइन है। क्या है? कार्बेनाइन। कार्बेनाइन का मतलब है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या फिर किसी भी जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं उनमें अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाए, क्या, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या फिर कार्बनिक कंपाउंड्स में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कार्बेनाइंस। क्या बोलेंगे? कार्बेनाइंस। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम इन एन ऑर्गेनिक या फिर कार्बनिक कंपाउंड्स। ओके, क्या है? कार्बनिक कंपाउंड्स। तो हम उसे क्या बोलेंगे? कार्बेनाइन बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर किसी भी स्पीसीज में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाए तो उस स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? कार्बेनाइन बोलेंगे। देखिए, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, कार्बेनाइन की स्ट्रक्चर देखें, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। राइट? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। क्लियर है? इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। किसका? हमारा जो कार्बेनाइन है उसका हाइब्रिडेशन होने वाला है sp3। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम 2 चीजें देखेंगे। एक इसकी ज्योमेट्री क्या है, एक इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है, और इसकी शेप। दोनों ही जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप? देखिए, जब भी हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? काउंट करेंगे। क्लियर है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे जब भी हम ज्योमेट्री की बात करेंगे। ठीक है? इन केस ऑफ ज्योमेट्री क्या करेंगे? हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। और सेकंड थिंग कि अगर हम शेप की बात करते हैं, डू नॉट काउंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते हैं जब हम स्ट्रक्चर्स निकालते हैं और शेप की बात करते हैं। तो शेप की बात करते समय हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते। क्लियर यहाँ तक? जैसे कि वाटर है, तो वाटर का क्या होता है? शेप बेंड शेप होता है। हमें सभी को मालूम है क्या होता है? बेंड शेप होता है। तो हम यहाँ पर दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर में हम इन दोनों को ही लेते हैं। तो शेप क्या होगा? हमारा वाटर का बेंड शेप होता है। ठीक है? इसी प्रकार से जो हमारे पास ज्योमेट्री आती है किसकी? कार्बेनाइन की हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और जिसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहाइड्रल। क्या होती है? टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। लाइक NH3 हम देखते हैं, है ना? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो NH3 में ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहाइड्रल। और अगर हम बात करें NH3 की शेप की, तो क्या होती है? पिरामिडल, है ना? क्या होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? हमारा जो कार्बेनाइन है, CH3 माइनस है, उसमें अगर हम शेप की बात करें तो शेप क्या होगा? क्योंकि हमें इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फिर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को हमें काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ इन्हीं को क्या करना है? काउंट करना है। इन्हीं जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन्हीं को क्या करना है? हमें स्ट्रक्चर में, शेप में काउंट करना। तो क्या दिख रहा है अपने को? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो हमारा जो कार्बेनाइन है उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहाइड्रल और शेप जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। क्लियर है अच्छे से? अरे हाँ या ना? चलिए फिर।
ओके, ये चीजें होती है हमारे पास क्लियर। ज्योमेट्री में और शेप में डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि क्या क्या डिफरेंस होता है, इसे रफ कर देते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, हमारा जो कार्बन आयन है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन में कितने, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम कार्बन में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में यानी कि टोटल इस स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यानी कि हमारे जो कार्बन आयन है वो कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है ना, क्लियर है। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए, किसमें, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो दैट मीन्स इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो कार्बन आयन है उसमें क्या है, ऑक्टेट क्या है बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, अगर मुझे ये बताइए, अगर हमारे पास, क्योंकि जो इंटरमीडिएट होता है, जो इंटरमीडिएट है ये हमेशा ही क्या होते हैं, अनस्टेबल, राइट, अनस्टेबल होते हैं। तो हमारा कार्बन आयन भी अनस्टेबल है। और दूसरी चीज, ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट मीन्स ये स्टेबल होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल स्पीसीज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन मांगता, रीजन तो हम बताएंगे आप लोगों को। तो कार्बन आयन में जो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद ये स्पीसीज अनस्टेबल इसलिए है बच्चों, क्योंकि देखिए NH3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना ये हमारे न्यूट्रल स्पीसीज है, इस पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई भी नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं है। लेकिन कार्बन आयन की अगर हम बात करें तो इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। और हर स्पीसीज चाहती है कि उस पर कभी भी कोई पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं, क्योंकि अगर उस पर चार्ज डेवलप है तो वो अनस्टेबल हो जाती है। और वो कोशिश करती है, हमेशा ही कोशिश करती है कि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ उस नेगेटिव चार्ज को क्या करे, वो डिक्रीज करे ताकि उसमें स्टेबिलिटी आए। तो ये भी यही चाहेगा कि मेरे ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज बिल्कुल भी ना रहे। इसीलिए क्या होता है, ये रिएक्टिव होता है क्योंकि इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यानी कि ये हमारी क्या है, चार्ज स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज नहीं। क्लियर है यहाँ तक का। तो ऑक्टेट तो क्या है इसका, कंप्लीट है। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट है बट क्या है, अनस्टेबल। क्या है, बट अनस्टेबल है। रीजन है, इट इज नॉट ए न्यूट्रल स्पीसीज। क्लियर, तो रीजन भी लिख लीजिए। ओके, पॉइंट क्लियर है, अरे हाँ या ना, पॉइंट क्लियर है तो आगे बढ़े, पहले इतना सा आप कवर कीजिए। अभी देखिए, अब बहुत अच्छा चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ तक क्लियर है। हमारा जो CH3 है बच्चों, CH3 माइनस, क्या इस पे नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। दैट मीन्स हमारा जो कार्बन आयन है वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच। और मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच हो, इस लेक्चर में नहीं कहा मैंने, जब हमने न्यूक्लियोफाइल्स पढ़े थे तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो भी होती है वो क्या करती है, एज ए न्यूक्लियोफाइल या फिर एज ए बेस की तरह क्या कर सकती है, वो एक्ट कर सकती है, राइट। जब हमने न्यूक्लियोफाइल्स बेस में डिफरेंस पढ़ा था तो वहां पर भी हमने इसको अच्छे से क्लियर किया था, अरे हाँ या ना, बिल्कुल किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हमें जो न्यूक्लियोफाइल और बेस है वो क्या क्या होते हैं, दोनों ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है कौन, हमारी कार्बन आयन, दैट मींस ये एक्ट कर सकती है एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट, और एज ए बेस, दोनों ही तरह से एक्ट कर सकती है। अभी समझते हैं कि दोनों तरह से कैसे एक्ट करती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी वो एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए बेस की तरह क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है और बेस भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। क्लियर है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट
एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो वहां पर एक आप एग्जाम्पल लिखिएगा। देखिए सपोज हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, साथ में हमारे पास है CH3 MgX, क्या है CH3 MgX। यहाँ पर होता है क्या है, क्योंकि कार्बन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल, मैग्नीशियम क्या इज ए मेटल, तो मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, यानी कि उस पर क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो कार्बन क्या है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कार्बन पे क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, राइट। क्योंकि CH3 पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, कार्बेनाइन है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकती है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। इस रिएक्शन में कैसे रिएक्ट करने वाला है, क्योंकि CH3 इज नॉट ए मोर बल्कि ग्रुप है ना, तो क्या होने वाला, ये डायरेक्ट अटैक करेगा हमारे इस वाले पोर्शन पे। क्लियर है, क्या बनेगा यहाँ पे CH3 CO नेगेटिव एंड CH3 और CH3। अभी क्या इसका वर्कअप करवा दें, क्या करवाएंगे हम, वर्कअप H3O प्लस की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, एल्कोहल। तो यहाँ पे CH3 COH CH3 एंड CH3 क्या बन गया, यहाँ पे एल्कोहल बन गया। तो फर्स्ट एग्जांपल इसको नोट कीजिए, फिर चलते हम कि एज ए बेस किससे जो है इलेक्ट्रॉन रिच जो कार्बेनाइन है वो एक्ट करता है, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, व्हेन एक्ट एज ए बेस, कौन, हमारा जब कार्बेनाइन एज ए बेस की तरह एक्ट करता है तो उसके लिए कुछ रिएक्शन है। एग्जांपल देखिए, सिमिलर एग्जांपल हम यहाँ पर लेने वाले हैं, C डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पे हमने लिया टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम, क्या ये माना, एल्काइल लिथियम, क्या है बच्चों, एल्काइल लिथियम। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना आप लोगों को, आई होप कि दिख रहा होगा। देखिए अब होता है क्या, यहाँ पर क्या होता है, लिथियम मेटल है, एल्कलाइन मेटल है, तो क्या आएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आने वाला, हमारे टर्सरी ब्यूटाइल पे। और टर्सरी ब्यूटाइल की स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, अगर हम इसकी कंप्लीट की स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा यहाँ पर लिथियम, राइट, यही है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल। अगर ये गया Li+ के फॉर्म में तो यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव, यानी कि क्या बन गया, कार्बेनाइन, टर्सरी कार्बेनाइन बन गया, कौन सा, टर्सरी कार्बेनाइन बन गया हमारा। अब क्या है देखिए, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, कार्बन पे, तो कार्बेनाइन है। देखिए ये जो ग्रुप है हमारा CH3 एंड CH3 काफी ज्यादा बल्कि ग्रुप है ना, काफी ज्यादा बल्कि ग्रुप है। तो ये यहाँ पर अगर अटैक करता है, कौन, ब्यूटाइल लिथियम, अगर यहाँ पे इस वाले कार्बन पे अटैक करता है डायरेक्ट, तो बल्कीनेस होने की वजह से, क्योंकि ये हमारा क्या बल्कि ग्रुप है, तो अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करता है तो क्या होगा, ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी सिस्टम में। तो ब्यूटाइल लिथियम, तो जो ब्यूटाइल लिथियम है डायरेक्ट यहाँ पर अटैक कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, CH3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 एंड हाइड्रोजन। क्या होगा, कार्बन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये ब्यूटाइल लिथियम क्या करने वाला है, यहाँ पर ये जो ब्यूटाइल लिथियम है एज ए बेस की तरह एक्ट करने वाला है, और यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन को बाहर रिमूव करेगा। क्या, यहाँ से प्रोटॉन को बाहर जैसे ही निकालता है, कार्बन पे आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्योंकि कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल है। नेगेटिव चार्ज भी क्या हमारा स्टेबल है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है, रेजोनेंस की वजह से क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो ब्यूटाइल लिथियम है ये एज ए बेस, ये क्या है, एज ए बेस की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। आई होप क्लियर हो चुका होगा कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है हमारी कार्बेनाइन, और कार्बेनाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए बेस एक्ट कर सकती है। इसको क्लियर कीजिए, फटाफट से इसको नोट कीजिए क्योंकि रफ करने की जरूरत है। क्लियर है यहाँ तक का बच्चों? अरे हाँ या ना, मुझे जल्दी से बताएं। शाबाश। ओके, अभी हमने दो चीजें और पढ़नी है इसमें, छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए यहीं पे कवर करते हैं, हो गया होगा आई थिंक। देखिए जो कार्बेनाइन है 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, यानी कि
यहाँ पर जो है क्या इसका हमें मैग्नेटिक करेक्टर देखना है। क्या है देखना है? मैग्नेटिक करेक्टर, राइट। क्या देखना है इसका? मैग्नेटिक करेक्टर देखना। क्लियर है? देखिए यहाँ पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सारे के सारे क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इस प्रकार से क्या होता है इसमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। क्लियर है? सारे के सारे क्या है? ये भी sp3 है। जब हम इसका हाइब्रिडेशन निकालते तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड है। ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो तो स्पीसीज का नेचर क्या होगा? डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक। ऑब्वियसली क्या होने वाला है? डायमैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है हमारे इसका? डायमैग्नेटिक। क्लियर है? और कार्बोकेटाइन में भी आई थिंक कि मैंने ये चीज नोट नहीं करवाई आप लोगों को, तो वहां पर भी जो आपके कार्बोकेटाइन है वहां पर आप मेंशन कीजिएगा कि मैग्नेटिक करेक्टर जो है हमारे कार्बोकेटाइन का वो भी क्या है? डायमैग्नेटिक है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड होते हैं उसमें भी। ठीक है? अगर ये डायमैग्नेटिक है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड हैं, तो क्या ये ESR एक्टिव होगा? नहीं होगा। ESR या फिर EPR इनएक्टिव। कौन? हमारा कार्बोनाइन। ठीक है? तो हमारे कार्बोनाइन ESR और EPR क्या होता है? इनएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है। ESR का मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, या फिर EPR यानी कि इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म रेजोनेंस, यानी कि क्या होना चाहिए इसमें? कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए ESR या फिर EPR एक्टिव होने के लिए, जो कि यहाँ पर कार्बोनाइन में नहीं है। इसी वजह से हमारा कार्बोनाइन ESR या फिर EPR इनएक्टिव है। और ऐसे ही हमारा कार्बोकेटाइन भी था, जो कि क्या था? ESR या फिर EPR इनएक्टिव था। ठीक है? और एंगल की बात करें तो कितना एंगल होता है यहाँ पे? दो बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल होता है बच्चों? 109 डिग्री का एंगल। अगर हम एंगल की बात करें क्या होगा? 109 डिग्री। नोट कर लीजिए। तो ये है हमारे कार्बोनाइन की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए बेस दोनों ही तरह से एक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। फटाफट इसको नोट कीजिए। ओके, क्लियर है? रफ कर दें? चलिए कर दें बच्चों रफ। ठीक है, अभी बात करते हैं हम स्टेबिलिटी की। हमें कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी कैसे देखनी होती है। क्लियर है? देखिए स्टेबिलिटी देखिए, क्योंकि हमारा कार्बन आयन क्या है? CH3 माइनस है, क्या? इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर हम इसका नेगेटिव चार्ज क्या कराने, अगर हम इस स्पीसीज को क्या कराना हो? स्टेबल करवाना हो, फॉर स्टेबिलिटी। अगर हमें इससे स्टेबल करवाना हो, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि हमें जो है इस नेगेटिव चार्ज को, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करवा रहा है, उसको क्या करवाना है? डिक्रीज करवाना, जिससे हमारी स्पीसीज में क्या है? स्टेबिलिटी है। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करवाना है। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करवाते? कौन से टाइप के ग्रुप? यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर हमारे इस स्पीसीज से कनेक्ट हो जाए CH3 से, जैसे कि हमने बात की CH3 माइनस हो गया कार्बन हाइड्रोजन एंड अगर हम बात करें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज NO2, इन दोनों में से बताइए मुझे कौन सी ज्यादा स्टेबल स्पीसीज है? ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो NO2 वो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। चलिए पहले इसको ऐसे करते हैं क्योंकि आगे समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या, अगर हमने फ्लोरीन लेते हैं तो दोनों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा? ऑब्वियसली ये, क्योंकि हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पुल कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में क्या आने वाली?
स्टेबिलिटी आने वाली हमें, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को क्या करवाना, डिक्रीज करवाना, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स को क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो वो हमारा जो कार्बन आयन है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन 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 नॉट हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे NO2 अगर हमने अटैच किया है, तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ है कि यहाँ पर क्या लगने वाला, माइनस एम इफेक्ट लगने वाला है, और साथ ही माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा, जिसकी वजह से क्या ये मोस्ट स्टेबल है। तो इसको अपने को क्या करना है, सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाना। ये एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप नोट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, अगर हम बात करें कार्बन CH3 नेगेटिव, CH2 CH3 नेगेटिव, CH3 का होल ट्वाइस नेगेटिव, एंड CH3 का होल ट्वाइस नेगेटिव। ये देखिए ये हमारा है 0 डिग्री, ये है 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री, एंड ये है 3 डिग्री, है ना। 3 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन आयन, 1 डिग्री कार्बन आयन और 0 डिग्री कार्बन आयन। जरा मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, फटाफट से नोट कीजिए। देखिए CH3 जो है बच्चों, ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट को शो करने वाला है, राइट। प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है कार्बन को, जिसकी वजह से पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पुल होने वाली इस कार्बन की ओर, जिसकी वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज़्यादा इंक्रीज करने वाली, और जब जैसे ही पहले से ज़्यादा इंक्रीज करेगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये क्या करते हैं, स्टेबलाइज्ड, ये क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को स्टेबलाइज्ड। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे कार्बन आयन से कनेक्ट हो तो वो क्या करते हैं, अनस्टेबल करते हैं हमारे कार्बन आयन को। कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट के जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट आ रहा होगा, यानी कि जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे प्लस आई इफेक्ट को शो करने वाले, वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज़्यादा क्या कर रहे होंगे, पुल कर रहे होंगे इस नेगेटिव चार्ज कार्बन की ओर, जिससे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं, यहाँ पर क्या 3 ग्रुप्स हैं, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा डिक्रीज करने वाली। तो अगर हम प्लस आई इफेक्ट से देखें तो क्या होगा, 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल है, ठीक है, सबसे कम स्टेबल है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन 0 डिग्री कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये ऑर्डर फटाफट से आप नोट कर लीजिए, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़े हुए हों तो सिस्टम अनस्टेबल होता है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हों तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते हैं, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर जाता है, राइट है, क्लियर है यहाँ तक का। चलिए अब हम एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे कि स्टेबिलिटी कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होती है। देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे पहली चीज, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, सपोज कुछ ऐसा है CH2 नेगेटिव चार्ज, एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर एरोमेटिक है, एरोमेटिक, तो वो क्या सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। देन उसके बाद माइनस एम इफेक्ट से, यानी कि नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या होगा, हमारा सिस्टम स्टेबलाइज होगा। देन माइनस एच से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। माइनस एच भी मैंने आपको समझाया था, डिस्कस करवाया था कि माइनस एच इफेक्ट क्या होता है, राइट। अगर नहीं पता है तो माइनस एच का मतलब है नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, जो हाइपर कॉन्जुगेशन उसको कंप्लीट डिस्कस कर सकते हैं, कंप्लीट क्या कर सकते हैं, उसका नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस एम है, माइनस एच है, और साथ में जो है माइनस आई इफेक्ट, ये क्या होता है, हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, सफिशिएंट है। और जो इसका ये जो हमारा है पार्ट नंबर 1, कार्बन आयन का पार्ट 1 है, जहाँ तक हमने क्या किया, स्टेबिलिटी ऑर्डर तक क्या किया यहाँ पर डिस्कस किया है। और पार्ट 2 में जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी के साथ हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस अप्रोच करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ पार्ट नंबर 2 लेकर के, जहां पर हम कवर करेंगे क्वेश्चंस। ओके, हम सारे क्वेश्चंस अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, कार्बन आयन से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं,
किस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर वहाँ पर मेरे को निकालना होता है कार्बन आयन में। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, सफिशिएंट है। आई होप कि वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो और आप अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जहाँ पर हम क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।